ठीक है, तो स्टेप 1 लिखे स्लोवेस्ट स्टेप पे, फिर उसके बाद हम लोग स्लो स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन देखे, उस नेसेंट ऑक्सीजन को हटाया गया फास्ट स्टेप से, और फिर जब दोनों को मिलाया गया तो आपके पास जो रेट लॉ बना वो आपके सामने है। क्लियर है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ क्लोरीन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। रेट एक्सप्रेशन भी आपके सामने दिया हुआ है। इफ बोथ आर एज्यूम्ड इन गैसेस स्टेट, अगर क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन दोनों को अगर आप गैसेस स्टेट में एज्यूम करते हैं और प्रेशर को मेजर करते हैं बार में, प्रेशर शुड बी मेजर्ड इन बार, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहीं से चलो ना, यहीं से क्या हम लोग सीधा सीधा रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, इस पे पावर 1 लेना है, और क्लोरीन इस पे पावर आपको हाफ लेना है। देखिए आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, रेट, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर कंसंट्रेशन में लिखिएगा तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम होता है, जैसे यहां मिनट है तो पर यूनिट टाइम में हम लोग मिनट लगा लेंगे, और मोल पर लीटर को आप, जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है तो बार से आप हटा सकते हैं, बार पर मिनट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यही यूनिट होगा, ये फिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट यही होगा जो अभी हम आपको नीचे लिख दिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन टर्म्स, उसका पावर, इन सब पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कभी नहीं बदलता, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम होगा या बार पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है, तो बार पर यूनिट टाइम, बार पर यूनिट टाइम देखो ए बी और डी, ए बी और डी तीनों में है। अब आप के का वैल्यू निकालिए, क्या हम लोग वहां से के ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऊपर होगा और क्लोरोफॉर्म मेरा नीचे है, CHCl3 नीचे है, और क्लोरीन भी मेरा नीचे है, पावर है 1/2, तो रेट के लिए हो गया बार पर मिनट। नीचे देखो क्लोरोफॉर्म के लिए बार होगा पावर 1, और जो मेरा क्लोरीन है उसके लिए बार होगा और इसका पावर होगा 1/2। तो ये बार से ये बार कैंसिल, जो नीचे वाला बार पे पावर 1/2 है वो बार पे पावर -1/2, और साथ में मिनट इनवर्स। तो ये मेरे के का, ये मेरे रेट कांस्टेंट का यूनिट है, ये मेरे रेट कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, और वो मेरे ऊपर वाला जो है वो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट था। तो अभी अगर तुम यहां से बात करोगे ना तो हम दोनों को शॉर्टलिस्ट करके यहां पे एक बार लिख देते हैं कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देखेंगे तो वो तुम्हारा बार पर मिनट है, और अगर आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखोगे तो वो बार पे पावर -1/2 और पर मिनट है। देख लो तो कौन मैच करता है। कौन सा मैच कर रहा है आप लोग का? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सही है ना? डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो डी देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है बार पर मिनट, और रेट कांस्टेंट का यूनिट है बार पे पावर -1/2 और मिनट पे पावर -1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा एक ही होता है, चाहे 0 ऑर्डर रिएक्शन रहे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहे, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहे, चाहे nth ऑर्डर रिएक्शन रहे, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अब टाइम में सेकंड आ सकता है, मिनट आ सकता है, आवर आ सकता है, एक अलग बात है, लेकिन मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम या मोल पर लीटर को हटा के कोई प्रेशर का टर्म जैसे बार, ATM, ये सब रह सकता है। हाँ, के का वैल्यू, के का जो यूनिट है वो हर ऑर्डर के लिए बदल जाता है। ठीक है,
जैसा ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से के का वैल्यू होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट नहीं बदलता। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा, जस्ट अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, कंसिडर द डाटा गिवन बिलो फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन m चेंजेस टू n। टाइम है 0, 10, 20, 30, 40 और हर किसी में रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो 0 टाइम पे है 4.2, अगेन 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴, अगेन 4.2 इंटू 10 अगेन 4. मतलब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्या बोलो, कांस्टेंट ही मान लो। तो अगर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके अंदर है ही नहीं, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फॉर द अबव डाटा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दैट इज जीरो ऑर्डर। ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं। एक बात तो तय है ना कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा होगा वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंट घट रहा होगा। टाइम इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो जरूर मेरा रिएक्टेंट घट रहा है, लेकिन आपका रिएक्शन का जो रेट है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डाटा बहुत इजी था। 17 The following results were obtained during kinetic study of the reaction 2A plus B arrow product। चलो ये दे दिया गया। The time required to consume half of A of A को आधा कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा, तुमसे ये पूछा गया है। तो जरा गौर करते हैं, जरा चलते हैं, जरा देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। जरा देखते हैं क्या हम लोग यहां से पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो, मतलब आपको जो सिखाया गया, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर अल्फा एंड बी पे पावर बीटा। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए लिखेंगे 6.93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए का कंसंट्रेशन 0.1 पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 0.2 पावर बीटा। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर हम सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट 2 यूज करेंगे और हम लिखेंगे 6.93 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे क्या आएगा, ए का कंसंट्रेशन 0.1 पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 0.25 पावर बीटा। और चलो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 0.25 है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करेंगे, लिखेंगे 1.386 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे के लिखें, ए का कंसंट्रेशन 0.2 पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 0.3 पावर बीटा एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आप इन तीनों के मदद से पहले तो अल्फा और बीटा निकालें। उसका तरीका आप पहले से सीख के रखें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 में 2 से डिवाइड करो। जब आप 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा देख लीजिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 6.93 इंटू 10⁻³ इसमें 6.93 इंटू 10⁻³ से ही डिवाइड होगा। और राइट हैंड साइड में के है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 पे अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 0.2 पे बीटा।
इसमें हम लोगों को डिवाइड करना है कि ए का कंसंट्रेशन 0.1 पे पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 0.25 पे पावर बीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कट गया, 1 आ गया। राइट हैंड साइड में के से के कल गया, अल्फा से अल्फा कट गया। जो भी बचा है वो बी के लिए बचा है, 0.20 एंड 0.25, दिस इज बीटा। तो 1 विल बी इक्वल्स टू, क्या ये 4/5 ऑफ बीटा है? 4/5 ऑफ बीटा, ठीक है ना। ये हमारे बीटा का वैल्यू है। थोड़ा सा इस पे हम लोग को दिमाग दौड़ाना होगा कि आखिर ये बीटा का वैल्यू कितना आएगा। क्या हम लोग कुछ ऐसा बीटा सोच पा रहे हैं? 4/5 पे पावर बीटा ऐसा लिखा हुआ है, कुछ सोच पा रहे हैं हम लोग? वन इज इक्वल टू 4/5 पे पावर बीटा, लेफ्ट में 1 है। ऑब्वियसली मेरे उस बीटा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि तभी आप 4/5 पे पावर 0 डालिएगा तो वो 1 आएगा। तो आपको यहां से बीटा का वैल्यू मिल गया कि दैट बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आइए हम लोग इक्वेशन किसका सहारा लेके हम लोग अल्फा निकाल ले। बीटा तो आ गया, खत्म हो गया। हम लोग है ना इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को। 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, देखते क्या होता है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, 2 में लिखा हुआ 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां लिखा हुआ है 1.3, कितना था ना, एक बार देख लिया जाए, 1.386 10 पावर -2, 1.386 इंटू 10 टू द पावर -2। राइट हैंड साइड में के, ए का वैल्यू है 0.1, 0.1 की 0.2, 0.1, 0.1 पे पावर अल्फा, और बी है 0.25 पे पावर बीटा। फिर नीचे आ जाओ, के ए हो गया 0.2 पावर अल्फा, और ये हो गया 0.30 पावर बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में कट करोगे ना तो जरा इस डाटा को अच्छे से देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा डाटा को अच्छे से देख लो। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में डाटा को अच्छे से देखेंगे, देन यू कैन इमेजिन दैट कि ये ऊपर वाले से पूरे टर्म से नीचे वाला टर्म है ना 2 टाइम्स में कट रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 है, के कट गया, अल्फा को लेके चलो तो 1/2 पे पावर अल्फा आया, और बीटा वाला टर्म तो कुछ भी रह जाए, जब पावर आप 0 डालिएगा तो ये ओवरऑल तो 1 ही आ जाएगा ना। सही है। तो क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 पे पावर 1 है, और राइट हैंड साइड में 1/2 पे पावर अल्फा है, तो यहां से तुमको मिला कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1, अल्फा 1 बीटा 0। ये दो चीज अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा 1 मतलब ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही हम लोग अभी तक निकाले। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। अब आ जाओ थोड़ा क्वेश्चन पे फिर से एक बार चलते, देखते क्या पूछा गया, कैसे करना है। तुमसे पूछा गया है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए को आधा कंज्यूम करने में कितना समय लगेगा, तुमको ये बताना है। ए को हाफ कंज्यूम करने में कितना समय लगेगा तुमको ये बताना है। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। देखिए नाउ इसके बाद आप लिख सकते हो कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1, और बी छोड़ दो, बी का कोई
मीनिंग ही नहीं है। क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 1 टाइम्स ऑफ डेल टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 टाइम्स ऑफ डेल टी, क्योंकि इसका ऑर्डर बना चुका है, हम लोग को पता है। तो यहीं से आप ऐसे लिख सकते हैं कि दैट डेल टी विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल ए का कंसंट्रेशन बाई रेट ऑफ रिएक्शन। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ए का फाइनल कंसंट्रेशन, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो हमारे पास शुरुआती रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का फाइनल कंसंट्रेशन ए के इनिशियल का आधा होना चाहिए। ए का इनिशियल 0.1 था, तो ये 0.1 का हाफ होगा, और फिर माइनस हम लोग 0.1 करेंगे, और नीचे रेट ऑफ रिएक्शन 6.93 इंटू 10⁻⁻3, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये मेरा नेगेटिव ये माइनस 0.1/2 बचेगा, और नीचे में 6.93 इंटू 10⁻⁻3 आएगा। तो ऊपर में ये बच गया 0.05, और नीचे में आ गया 6.93 इंटू 10⁻⁻3। थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो ये 10⁻⁻3 ऊपर गया, तो 0.05 इंटू 10⁻3, और नीचे ये 6.93 है। तो क्या ऊपर में 50 और नीचे में लगभग 7, तो क्या ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप टाइम के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ 7 सेकेंड्स के आसपास या 7 मिनट्स के आसपास जिसमें भी रेट दिया होगा उस हिसाब से होगा। चलो डाटा देखते, 7 आ गया, डाटा आ गया 7। अब देखिए ये पर मिनट में था, यहां देख रहे हैं इनिशियल रेट पर मिनट में था। अब मेरे पास 7 तो यहाँ है ही नहीं कहीं, सेवन है ही नहीं कहीं। तो 7 अगर नहीं है तो फिर आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ही लेके चलेंगे, क्योंकि उससे कम में तो काम बनेगा नहीं। मतलब 7 की जगह कम में कौन था, 5 था, 5 से तो काम अपना बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर 5 से काम नहीं बनेगा तो आपको आधा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए का आधा कंज्यूम होने में, ऑब्वियसली 7 से ऊपर का जो टाइम है हम लोग के पास दैट इज 10, उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, 10 ही यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे। बाकी आपके पास परफेक्ट एकदम कैलकुलेशन है। अगर उस तरह का डाटा नहीं है तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है कि फिर यहां क्या हो रहा होगा। तो हम लोग कैलकुलेशन ये दिखा रहे हैं लगभग कि आपके पास जो आंसर होगा वो 7 से तो ऊपर है, 7.23 के आसपास आ जाएगा। लेकिन हम इसको 5 नहीं मान सकते, क्योंकि 5 सेकंड में तो, सॉरी 5 मिनट में तो श्योरली नहीं होगा। आगे चल के रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो 7 सेकंड से ज्यादा वाला टाइम लगेगा, 7 सेकंड से कम वाला टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स सोचिएगा कि सर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसका नीचे वाला राउंड ऑफ 5 आ जाएगा, ऊपर वाला आप 10 क्यों पकड़ रहे हैं। तो हम आपसे एक चीज पूछते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटते जाता है, तो रिएक्शन स्लो होता है ना, रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में धीरे धीरे होता है ना थोड़ा। तो 7 मिनट से आपको ज्यादा समय लगेगा, 7 मिनट से कम का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपके पास 7 से नेक्स्ट हायर वाला टाइम 10 दिया हुआ था, तो 10 ऑप्शन इज देयर, 10 आपको लेके चलना है। ठीक है, प्रोसेस पूरा अच्छे से दिमाग में रखिए, और आंसर लिखने में भी दिमाग लगाना पड़ा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019। ठीक है, तो ये तरीका इस तरीके से चलता है। ठीक है,
हमेशा इस तरह का जेईई का प्रॉब्लम है ना, हमेशा आपको फाइनल लॉजिक डेवलप करना ही पड़ता है, सोच समझ के लिखना ही पड़ता है। आप कितना भी कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आपको फाइनल आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलो बढ़िया, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आगे बढ़िए। 18 लिखा at 518 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second. When 5% had reacted and 0.5 torr per second, when 33% had reacted, the order of the reaction is. आपसे एक चीज पूछते हैं, क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर ऑर्डर, ऑर्डर को एन से दिखा दे। अच्छा, ये जो आप यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, ये क्या होता है? दिस इज amount of reactant which is unreacted। ये हमारे रिएक्टेंट का अमाउंट है जो अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। यह हमारे रिएक्टेंट का वो अमाउंट होता है जो अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा होता है, अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको दो केस में बात करते हैं। केस 1 लिख रहे हैं। केस 1 बोला गया है कि देखिए भाई, आपका रेट ऑफ रिएक्शन 1 टोर पर सेकेंड होगा जब वो 5% रिएक्ट कर जाएगा। हम लिख रहे हैं रेट होगा 1.00 टोर पर सेकेंड जब 5% रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, 5% अगर रिएक्ट कर जाएगा तो आप बोल सकते हो ना कि 95% अनरिएक्टेड है। 5% अगर रिएक्ट करेगा तो आप बोल सकते हो ना कि 95% अभी भी अनरिएक्टेड फॉर्म में है, अनरिएक्टेड फॉर्म में है। सही ना? अब देखो, तो आप यहां से पहला केस में आप लिख सकते हो कि रेट इज प्रोपोर्शनल विथ जो भी अमाउंट था, जो भी अमाउंट। ठीक है, मान लो जैसे ए रहता है इनिशियल अमाउंट, तो 0.95 अनरिएक्टेड है, पावर एन डाल दिए। हम लोग तो यहाँ अनरिएक्टेड अमाउंट लिखते हैं, ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखे वो 0.ए मान लेते, इनिशियल मोल था तो उसका 95% अभी अनरिएक्टेड है। ये इक्वेशन 1 हो गया। 1 में रेट के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? 1.00 प्रोपोर्शनल ए का 0.95 पावर एन, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब आप केस 2 लगाओ, अब आप केस 2 लगाओ। ये केस 1 था भाई। अब आप केस 2 लिखो। केस 2 में बोला है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है 0.5 अगर 33% रिएक्शन हो जाए, 0.5 टोर पर सेकेंड कब? जब 33% रिएक्शन हो जाए। तो अगर 33% रिएक्शन हो जाए इसका मतलब 67% अनरिएक्टेड। तो अब आप लिखोगे सेकेंड केस में, आप लिखोगे रेट इज प्रोपोर्शनल विथ ए का 0.67 पावर एन, और अभी मेरा रेट है 0.5 टोर पर सेकेंड, दैट इज प्रोपोर्शनल विथ ए का 0.67 पावर एन। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। जब हम लोग 1 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, चलिए यहीं से चलते।
तो लेफ्ट हैंड साइड में 1.00 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, और ये राइट हैंड साइड में आ रहा है a का 0.95 पावर n और a का 0.67 पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कट के ये 2/1 आ गया, ए दोनों कट गया, ए दोनों कट गया, तो ये 0.95 बाई 0.67 पावर n आ रहा है। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 95 बाई 67 पावर n आ रहा है, 95 बाई 67। जस्ट अ मिनट, ठीक है, थोड़ा समय नहीं रहता उतना कैलकुलेशन का, तो हम आपको कर देते हैं। 95 डिवाइडेड बाई 67, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। 1.41 पावर n। अच्छा 1.41 क्या है? 1.41 √2 है, ठीक है। सो इट इज √2 पे पावर 2, और राइट हैंड साइड में 1.41 इज ऑल्सो √2 पे पावर n, तो आपको इस n का वैल्यू 2 मिलेगा। मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तुमसे पूछा गया व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में तुमको ये समझना था ना, तुमको इस क्वेश्चन में ये समझना था कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल विथ रिएक्टेंट पे पावर n, वेयर n इज द ओवरऑल ऑर्डर, तो आखिर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन होता है? ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है, वो अमाउंट होता है जो रिएक्शन में अभी तक हिस्सा नहीं लिया, अनरिएक्टेड अमाउंट जो बचा हुआ है, अनरिएक्टेड अमाउंट जो बचा हुआ है, ये वो हिस्सा होता है। तो बोला गया कि पहले आपको, जब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 1 टोर पर सेकेंड था, उस समय केवल 5% रिएक्शन हुआ था, उस समय केवल 5% रिएक्शन हुआ था। तो बचा हुआ अमाउंट कितना था? जो भी अमाउंट होगा उसका 95%, तो ए का 0.95 लिख दिए, ए मान के चले इनिशियल अमाउंट। और जब 33% रिएक्शन हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 टोर पर सेकेंड हो गया, तो 33% हो गया, रिएक्ट कर चुका, कितना बचा? 67%। तो उसको हम लोग 0.67 लिया, फिर उसके बारे में सोचे। सही है, बेहतरीन न्यूमेरिकल, ठीक है। ये सब आपके जेई का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, इस पे ध्यान लगाइए और अच्छे से सोच सोच के रखिए। और जैसे ही ये दोनों इक्वेशन बना, दोनों को डिवाइड किए, डिवाइड करके फिर तो आपका कैलकुलेशन आपके सामने। सही है, बिल्कुल सही, ध्यान से। अगला क्वेश्चन, the inversion of cane sugar proceeds with half life 500 minutes at pH equals to 5 for any concentration of sugar, for pH equals to 5 for any concentration of sugar। ये लाइन बहुत खास है। देखिए इन्वर्सन ऑफ केन सुगर का जो हाफ लाइफ पीरियड है, इन्वर्सन ऑफ केन सुगर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 500 मिनट्स ही रहेगा फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सुगर। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो टी हाफ है वो सुगर केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जो हमारा टी हाफ है वो शुगर केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमारे शुगर केन के कंसंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता, तो अब तुमको ये सोचना होगा कि किस ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। जोर दीजिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि किस ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ हमारा
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो आप पाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half does not depends on concentration। इसका मतलब एक बात तय हो गया। ये जो रिएक्शन है ना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सुगर इज 1। सुगर के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर 1 है। तो देखो मेरा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अब नहीं हो सकता, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अब नहीं हो सकता, समझे? या तो ए होना है जिसमें सुगर 1 लिखा हुआ है, या फिर हम लोगों का डी होना है जिसमें सुगर 1 लिखा हुआ है, समझ गए? तो अब या तो ए होगा या डी होगा, बी या सी अब नहीं हो सकता। तो अब हमको पता करना है कि ये होगा कौन। लिखा है कि टी हाफ जो है, अब हमको हाइड्रोजन के लिए पता करना है। फॉर हाइड्रोजन आयन। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर ऑर्डर निकालने के लिए 1 - n? कोई nth ऑर्डर के लिए जो मेरा टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर 1 - n होता है ना। हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे H+ थोड़ा ले। तो मेरा शुरुआत में टी हाफ फर्स्ट केस में ये टी हाफ 500 मिनट्स दिया हुआ है, 500 मिनट्स, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू H+ का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? तो 10⁻⁻ pH लिखोगे। यहाँ पे पावर हो गया 1 - n। तो ये रहा हम लोग का 500 मिनट्स इज प्रोपोर्शनल विथ 10 पे पावर। शुरुआती pH 5 था, तुम एक बार देख लो सब कोई। देखो शुरुआती pH 5 था जब रेट 500 टी हाफ 500 मिनट था, और जब pH 6 हो गया तो हाफ लाइफ चेंजेस टू 50 मिनट्स। देखिए, तो 10⁻⁻5 लिखें, इस पे पावर 1 - n हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस में टी हाफ 50 मिनट का हो गया, लेकिन याद रखिएगा उस समय pH 6 था, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन में, और ये इक्वेशन 2 है। हम लोग को n निकालना है, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 और 2 को डिवाइड किए तो 500 में 50 से डिवाइड, राइट हैंड साइड में 10⁻⁻5 एंड 10⁻⁻6 1 - n। 500 में 50 से डिवाइड किए 10 आया, राइट हैंड साइड में भी तो 10 ही आ रहा है, 1 - n। अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में 10 के ऊपर 1 है, राइट हैंड साइड में 10 के ऊपर 1 - n है। तो आपको यहां से मिलता है 1 इज इक्वल्स टू 1 - n। तो ये सॉल्व करके तुमको मिला n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब H+ के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर है। सो विथ रिस्पेक्ट टू H+ ऑर्डर आपका 0 है। H+ के रिस्पेक्ट में आपका ये जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और H+ के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर। अब दोनों को मिला लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर
और H प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। कौन सा? ए नंबर। शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और H प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। बनाने का तरीका ध्यान से रख लो, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन का सेट चल रहा है, ठीक है। तो बनाने का तरीका आपको दिखाया दे रहा है। लिखा है द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, ऐसे करके लिखा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या था इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना चाहिए कि चाहे आप कोई भी कंसंट्रेशन शुगर का ले लें, हमारा टी हाफ नहीं बदलेगा। तो जब क्वेश्चन ये कह दे कि शुगर के किसी भी कंसंट्रेशन के लिए टी हाफ नहीं बदलेगा, इसका मतलब टी हाफ हमारे शुगर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर टी हाफ मेरे शुगर केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा ऑर्डर सोचो जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट है, हम फिर से लिख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ लिखते हैं तो होता है ना 0.693/K, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, फिर हम लोग को H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना था। तो H प्लस के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला अडॉप्ट किए कि कभी भी किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर n रहता है तो याद रखना कि उसका टी हाफ इज प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर 1 - n होता है। ये जनरल फॉर्मूला पढ़े। अब उसके बाद डाटा का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ और फिर आपको n का वैल्यू 0 मिला, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अभी तो हम लोग सीखे कि जो हम लोग का टी हाफ होता है ना, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर 1 - n पे डिपेंड करता है, वेयर n इज ऑर्डर, वेयर n इक्वल्स टू ऑर्डर। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का बात करेंगे, अगर आप जीरो ऑर्डर लीजिएगा तो आपके n का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 - 0 है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दुगना करते, डबल करते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑल्सो बिकम्स डबल। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स करेंगे, अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू टाइम्स होगा तो टी हाफ मेरा 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, रखा गया, ध्यान रखना। लिखा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड द टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज लीनियर। टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज लीनियर, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा है ना, तुमको प्लॉट कर लेना चाहिए पहले, अगर हो सके तो रिएक्शन कर लो। फॉर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए आपको पढ़ाया गया था ऐसा कि रेट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n, ये पढ़े थे हम। और आप इस रेट को लिखते थे -dr/dt, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n, ये पढ़े हैं। अब अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात करेंगे, जीरो ऑर्डर का, फॉर जीरो ऑर्डर, आपके इस n का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब आपके n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका तो ऐसा इक्वेशन बनेगा -dr/dt इज इक्वल्स टू केवल कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हो दैट dr इज इक्वल्स टू -k एंड dt। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, एक्चुअली हम इक्वेशन निकाल रहे हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो जब टाइम 0 था उस समय कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन था, और जब टाइम t हो गया तो कंसंट्रेशन r हो गया। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में dr का इंटीग्रेशन r हो गया किसी इनिशियल कंसंट्रेशन से r तक, और माइनस के dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से लेके t तक। तो आपका इक्वेशन है r माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एन टी, या फिर आपका इक्वेशन है कि दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। अब आप इस लाइन को समझिए, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये जो मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग में है, एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो टाइम है वो एक्स के अलोंग में है। तो क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को दिखाता है? y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को दिखाता है? जिसमें आपको वर्टिकल एक्सिस, जिसको आप y एक्सिस कह रहे हैं, उस पे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दिखाइएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप x एक्सिस कह रहे हो उस पे आप टाइम को दिखाइएगा। ये प्लॉट होगा निगेटिव, पहले तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा r नॉट, और फिर स्लोप चलेगा निगेटिव और स्ट्रेट लाइन। क्या हमारे इस ग्राफ के स्लोप का जो वैल्यू है वो माइनस के है, निगेटिव स्लोप माइनस के? अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, थोड़ा छोटा कर लो ताकि सब चीज एक साथ दिखे। बोला गया है अ जीरो इंटरसेप्ट एंड अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप तो होगा नहीं, जीरो इंटरसेप्ट भी नहीं होगा। देखो इंटरसेप्ट है नॉन जीरो और स्लोप है नेगेटिव, दैट सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इंटरसेप्ट है नॉन जीरो, देखो ऊपर आर नॉट कटा है ना, आर नॉट कटा है ना ऊपर में, अगर ऊपर आर नॉट कटा है, वाई इंटरसेप्ट आर नॉट पे कटा है, तो वाई का इंटरसेप्ट नॉन जीरो है, और स्लोप है माइनस के, निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप, तो सी ऑप्शन है। तो अगर किसी को ये इक्वेशंस याद रहता ना तो वो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर किसी को आप में से इक्वेशन याद है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए इक्वेशन याद होना जरूरी है, समझे? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सी वेरीज विथ टाइम। जब आप फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हो, जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करते हो तो आपको उसका मैथमेटिकल इक्वेशन याद होना चाहिए। हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं कि दैट रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन इनिशियल बाई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, यही हम लोग पढ़ के रखे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर वाले सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करने का कोशिश करो। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इंटू टी बाई 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी। आप log c को लेफ्ट में और kt वाले टर्म को राइट में भेजे, तो log c हो गया लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में हो गया हम लोगों का log c नॉट माइनस k बाई 2.303 एंड t, नीचे भी t ही है ना, सॉरी t ऊपर, तो log c इज इक्वल्स टू log c नॉट माइनस kt बाई 2.303, करेक्ट है, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो तुमसे पूछा गया है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे चलेगा, ठीक है। जरा गौर कीजिए, इस टर्म को जरा समझिए ध्यान से, तो आपको ये खुद दिखेगा कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, और ये इसका mx है। कहने का मतलब आपके ग्राफ का नेचर कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए थोड़ा सा
सही नहीं बन रहा है, रुक जाओ, कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। चलो इसको यूज, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो आपके पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लॉग सी होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपका टाइम होगा। इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो तो पॉजिटिव है, देखो वहां log c नॉट लिखा हुआ है, बट इस ग्राफ का जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन होने के साथ नेगेटिव स्लोप है, ये है। ठीक है, तो आपके ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है कैसा, तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव, वो है -k/2.303। तो इन सभी चीजों को देखो कि कौन से ऑप्शन में ऐसे ही एक्सप्लेन है जैसे आपको बताया गया है, वही आपका आंसर होगा। देखते हैं, डी ऑप्शन दिख रहा है, log c decreases linearly with time। log c decreases linearly with time, सही है ना। यहाँ पे आपका log c जो है वो समय के साथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लीनियरली डिक्रीजेस विथ टाइम। तो डी ऑप्शन इज देयर एंड दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 लिखा है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, the time required for completion of 99% of the reaction is given by। अभी देखिए हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं कि टाइम t will be equals to 2.303 by k log a by a minus x। सही है, बहुत सारा फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग रिएक्शन इक्वेशंस पढ़ के रखे हैं, उसी में से एक इक्वेशन ये भी है a by a minus x। जब भी कोई परसेंटेज में क्वेश्चन रहे ना, इस तरह का परसेंटेज में, ठीक है, आपको इसको दो तरीके से सोचना है, हम आपको इजी वाला बताते हैं। तो मान के चलो ऐसा कि इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 और क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, कंप्लीट हो रहा है 99%, इसका मतलब x है 99। तो जो a माइनस एक्स है क्या वो 1 आएगा, 1%। शुरुआत में हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100% मान लिए, क्वेश्चन 99% कंप्लीशन का बात कर रहा है, तो जो x होगा, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन दिखाता है इक्वेशन में, वो x 99% होगा। तो मेरे a माइनस एक्स का वैल्यू 1 होगा। जस्ट डाटा पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। देयरफॉर जो तुम्हारा टाइम का वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 2.303 बाई के लॉग, ऊपर में रहेगा 100 और नीचे में आएगा 1, देन t विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग, इसको हम लोग 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा। Then that time in completion of 99% reaction will be equals to 2.303 by k into 2 log 10। log 10 का वैल्यू 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, then 99% टाइम will be equals to 99 टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 99%, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.606 बाई के log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो 4.606 बाई के, ये इतना समय लगेगा, 4.606 बाई के, दैट बी ऑप्शन इन कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन। 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 4.606 बाई के टाइम आपका लगना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सोचना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी बना लेता है, वो बोलता है कि सर ए को ए नॉट मान ले, तो एक्स फिर कितना होगा, वो होगा 0.99 ए नॉट, और फिर आपका a माइनस एक्स कितना होगा, तो वो होगा हम लोग का 0.01 ए नॉट। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसको चाहोगे तो ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। सही है, तो बस चलते रहना, ऐसे ही धीरे धीरे काम करते रहना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन R with time t for two different reactions 1 and 2, the respective order of the reaction। अच्छा तुम लोग फर्स्ट को देखो, क्या ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसको तुम पिछले जो ग्राफ आप बनाए हो उससे कंपेयर कर सकते हो? ये वाला ग्राफ, ये देखो ये वाला, इसमें भी हमारा वर्टिकल एक्सिस पे log c है और नीचे टाइम है, और ग्राफ का नेचर देख लो। और जो तुम्हारे क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट ग्राफ है वो भी लगभग उसी नेचर का है, बस यहाँ log c के जगह पे, बस यहाँ log c के जगह पे ln c लिखा हुआ है, c के जगह r लिखा हुआ है। तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका ln c है कंसंट्रेशन, और ये आपका टाइम। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रहा, फर्स्ट ऑर्डर ही रहा। लेकिन हम तुमको थोड़ा और भी इसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। जब आप ग्राफ ln को लेके बनाते हैं ना, तो अभी जो आप इस ग्राफ का स्लोप लिखिएगा वो केवल -k होगा, 2.303 नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ln अगर लग गया, देखो log लगता है तो 2.303 रहता है, स्लोप में -k/2.303 होता है जो प्रीवियसली न्यूमेरिकल में था। लेकिन अगर ln लगा हुआ है तो उसमें 2.303 इन्वॉल्व नहीं होता। चलो बढ़िया। अब आप इस सेकंड वाले को देखिए, आपको हम सेकंड वाले के लिए याद दिलाना चाहेंगे जीरो ऑर्डर। ये सब अगर आप इक्वेशंस याद रखेंगे ना तो आपको खुद से भी आपके दिमाग में काम आने लगेगा। याद कीजिए, सेकंड ऑर्डर में पढ़े थे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस kT, यही आप पढ़े थे, इनिशियल माइनस kT। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका c हो गया, और ये mx हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो आपका ग्राफ है सेकंड वाला, वो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और ये आप तभी पिक कर पाइएगा जब आपको इक्वेशन अच्छे से याद है। अगर इक्वेशन अच्छे से याद है तो तुरंत दिमाग काम कर जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से ये चलना है, और मेरा फर्स्ट वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो वन ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, दैट इज डी ऑप्शन इज देयर। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा। और अब ये सब देखो जेई मेंस का है क्वेश्चन, तो अगर आप इक्वेशंस याद रखेंगे, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझ पे आएगा, तो आराम से ये सब क्वेश्चंस बनना लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। कोई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है, आपको उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को गैसेस फेज में होने की वजह से प्रेशर में बदलना है। हम यहां लिख रहे हैं ए गैस है, एरो ये बी गैस बनाया, और उसके बाद ये सी जो बना वो भी गैस है। देखो T इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो प्रेशर है उसको हम लोग P इनिशियल कह रहे हैं। उस समय B और C का कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी टाइम T इक्वल्स टू T पे, किसी भी टाइम T इक्वल्स टू T पे P का जो इनिशियल प्रेशर होगा उसमें से कोई ना कोई P माइनस होगा, तो B भी बनेगा और C भी बनेगा, दोनों PP। अगर एट एनी टाइम T, जैसे हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, आप देखो प्रेशर एट T यूज है, लिखा है PT, मतलब वो प्रेशर ऑफ कंपार्टमेंट, पूरा कंटेनर एट एनी टाइम T है। तो अगर हम किसी भी टाइम पे प्रेशर एट T लिखेंगे तो उस समय जो प्रेशर A का होगा दैट इज P इनिशियल माइनस P, प्लस प्रेशर जो B का होगा और प्लस प्रेशर जो C का होगा, तीनों ऐड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर एट एनी टाइम T है वो इनिशियल प्रेशर और प्लस P है। तो अगर हम लोग स्मॉल p लिखना चाहें तो प्रेशर एट टाइम T में से प्रेशर इनिशियल को माइनस करेंगे। सही है। अब आपको दो चीज बहुत दिमाग में अच्छे से समझना चाहिए। देखिए समझिए, बाद में आंसर्स पे दौड़िएगा। आप जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखते हैं, आप मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिख रहे हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग, ऊपर में आप लिखेंगे प्रेशर इनिशियल फॉर ए, हम थोड़ा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, और नीचे आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट एट टाइम T।
मतलब क्या है इस पूरे लाइन को लिखने का कंसेप्ट क्या है? इस पूरे लाइन को लिखने का कंसेप्ट है कि 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर में आप इनिशियल प्रेशर लिखेंगे क्योंकि जो शुरुआत का प्रेशर है वो केवल एक का ही प्रेशर था। अब देखिए जो शुरुआत का प्रेशर था पी इनिशियल, जो सफिक्स लगा के लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो ए का ही प्रेशर था। और किसी भी टाइम पे जो ए का प्रेशर हम लोग लेंगे वो पी इनिशियल माइनस पी होगा। ठीक है, तो ऊपर होगा हम लोगों का पी इनिशियल और नीचे होगा हम लोगों का पी इनिशियल माइनस पी होगा नीचे। ठीक है, तो थोड़ा देखो, थोड़ा कैलकुलेशन को समझो। दैट के विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल को पी इनिशियल छोड़ दो, लेकिन जो P आया था वो P कितना आया था? वो P आया था PT माइनस पी इनिशियल। देखो स्मॉल p कितना आया था? PT माइनस पी इनिशियल। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा PT माइनस माइनस प्लस P इनिशियल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। दैट K विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर रहेगा P इनिशियल और नीचे होगा ट्वाइस ऑफ P इनिशियल माइनस प्रेशर एट एनी टाइम T। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस नए फॉर्म में तुम्हारे सामने रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशंस आप लिखते हो ना, वो जरूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, कुछ जो बहुत ज्यादा यूजफुल है उसको हम आपके सामने एक बार रिकॉल करा दे, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कभी हम लोग लिखते हैं T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग, याद करो कंसंट्रेशन इनिशियल बाई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। फिर हम लोग कभी इसको लिखते हैं T इक्वल्स टू 2.303 बाई के, याद करो हम लोग लिखते हैं A बाई A माइनस एक्स। अगर हम लोगों के पास मास के टर्म में कोई चीज दिया रहे तो 2.303 बाई के लॉग, अमाउंट के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं A नॉट बाई अमाउंट एट एनी टाइम T। तो इसी तरह से आपको ये बदलने भी आना चाहिए। अगर हमको लिखना है 2.303 प्रेशर के टर्म में नीचे के, तो हम लिखेंगे, देखो प्रेशर वाला जो लिखेंगे थोड़ा सावधान रहेंगे, प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर एट एनी टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट। केवल रिएक्टेंट लेना होता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो आप जो नीचे वाला प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो किस तरीके से लिखा गया। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल माइनस टी, कहने का मतलब बी